Once again, good morning everyone. Hope you will be fine. How are you? मेरा ख्याल है आप अच्छे होंगे बेटा. चलिए 15 अगस्त आप लोगों ने मनाए देश का स्वतंत्रता दिवस. याद रखिएगा वर्षगांठ कौन सी थी और सेलिब्रेशन कौन सा था. तो वर्षगांठ 73 ईयर्स कंप्लीटेड और ये सेलिब्रेशन 74th था. यहीं से सवाल आएगा कि हमने 2020 में 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया. 73वां, 74वां, 75वां, 72वां, क्या लगाइएगा 74th. दूसरा, हमने 15 अगस्त 2020 को भारत के आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई. तो क्या करिएगा 73rd. और अगर 73rd और 74 को इस साल के 15 अगस्त से जोड़ के रखें तो आपके दो क्वेश्चंस और क्लियर. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd रिलेटेड विद पंचायती राज सिस्टम एंड 74th related with you know better municipal corporation. Both are related with local governments for decentralization of power. ठीक है ना. ध्यान में रखने की चीज है 73वां 74वां जैसा मैंने अभी आपसे कहा. ठीक है. वन थिंग मोर. अब शुरुआत करते हैं बेटा. तो आज का जो हमारा है वो है मिडावल इंडिया हिस्ट्री है. मुगल एम्पायर 1526 से 1857 के बीच की कहानी. हमने इसके कुछ बैकग्राउंड्स आपको क्लियर किए हुए हैं कि इसका दो पार्ट है. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्री मुगल एरा यानी पूर्व मुगल साम्राज्य जो आपके 1526 से 1707 छह बादशाहों के साथ होता है, जिसमें वो छह हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां. ठीक है, ये याद रखिएगा. और कौन होगा औरंगजेब. तो कौन कौन हुआ बाबर 1, हुमायूं 2, अकबर 3, जहांगीर 4, शाहजहां 5 और औरंगजेब 6. बस. उसके बाद 11 मुगल बादशाह होते हैं. वो 11 जो हैं 1707 से 1857 तक रूल करता है. वो 11 है. उन 11 को अगर देखें तो बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फरूख शेर, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला उर्फ रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम सेकेंड उर्फ अली गौहर, उसके बाद अकबर सेकेंड और उसके बाद यू नो बेटर बहादुर शाह सेकेंड उर्फ जफर. तो ये 17 मुगल बादशाह हुए. जो सेकेंड फेज है वो मॉडर्न इंडिया का फेज आता है. वंश एक ही है डायनेस्टी. फर्स्ट वाला पार्ट मिडाइवल में, सेकेंड वाला पार्ट मॉडर्न इंडिया में कंसीडर किया जाता है. ठीक है. कुल मिलाकर के जैसे हम लोगों ने देखा लगभग 300 सालों का यानी 316 साल नहीं, यही हमने बताया था ना कि लगभग इसने शासन किया. फिर हमने आपको यह भी बताया था कि कहां से बिलोंग करता था बाबर. तो बताया था बाबर की बिलोंगिंग कहां से थी, याद होगा आपको. तो बाबर की बिलोंगिंग हमने आपको बता दी थी कि बाबर की बिलोंगिंग कहां से, फरगना रियासत, समरकंद, उज्बेकिस्तान, बिटवीन टू रिवर्स, अमू दरिया, सीर दरिया, सेंट्रल एशिया. मां चगताई बेगम उर्फ कुतलुग निगार खान, रिलेटेड विद चंगेज खान, तिमुचुन खान, मंगोल. फादर उमर शेख मिर्जा और उसके 5 पीढ़ी ऊपर जाए तो जो फॉर फादर हुए तैमूर खां यानी तैमूर लंग. इसलिए इसके बाप की तरफ से खानदान ए तैमूरिया नाम पड़ता है मुगल का. मंगोल शब्द से मुगल बना है. अब रही बात, जैसा मैंने कहा कि खानदान तैमूरिया और इधर से चगताई, चंगेज और इस तरह से मंगोल शब्द आया. फिर हमने आपसे ये कहा कि उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद ये अपने पिता के
बाद गद्दी पर बैठा। एक्चुअली बाबर का जन्म 1483 में हुआ, 14 फरवरी को, और 1494 11 वर्ष की उम्र में गद्दी नशीन हुआ। पर चाचा शैबानी खान ने मार के भगा दिया, तो ये यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद इसने अलग अलग जगहों पर शासन किया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि 1504 में काबुल पर कब्जा करके अपनी एक छोटी सी सल्तनत तैयार कर लिया। और फिर काबुल में रहते हुए उसको जो धन की बड़ी कमी महसूस हो रही थी कि मध्य एशिया में अपना राज्य फैलाएंगे, अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करेंगे, तो एक बड़ी सेना चाहिए, बड़ी सेना के लिए धन चाहिए, और धन भारत में बहुत है। तो भारत के सीमाई प्रदेशों को वो लूट रहे थे जनाब, कब्जे भी किया कुछ साल, लूट भी रहे थे। एंड फाइनली उन्हें जब एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पर फूट पड़ी हुई है, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना युद्ध ही किया जाए। जैसा कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। बाबर के पास बड़ी सेना नहीं थी। बाबर के पास 12,000 सेना थे, जिसे वो पानीपत का युद्ध लड़ा, उसमें भी 6,000 से युद्ध लड़ा, 6,000 को रिजर्व में रखा था। जैसे बाहुबली में जो कालकई की सेना है 1,00,000 है, और आधी सेना से फ्रंट में युद्ध लड़ा और आधी सेना को रिजर्व रखा था। और मालूम ही है माहिष्मती के पास कितनी सेना थी, 25,000। तो 25,000 समझ गए। उसमें रोकने के लिए 5,000 लेके गया था कटप्पा। बाकी से ये जो है दक्षिण और उत्तर को संभाला और त्रिशूल व्यूह की रचना करके युद्ध लड़ा। चलिए ध्यान देना है। तो बाबर के संदर्भ में सुनिए और उस टाइम की स्थिति। इब्राहिम बाबर काबुल में है 1504 से, इधर 1504 में सिकंदर लोधी है और आगरा की राजधानी बना दिया, आगरा को सेकेंड कैपिटल बनाया। इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर आया तो इब्राहिम लोधी के, गौर फरमाएंगे, भाई है, चचेरा भाई, जिसका नाम है दौलत खान लोधी। वो पंजाब का गवर्नर है, इक्तादार है, लगभग स्वतंत्र शासक है। बताया था लोधी में कबीलाई अंदाज पे शासन था और पतन का काल था, सब अपने में बॉस थे, नतीजतन दौलत खान लोधी को ये सोच में आया कि हम दिल्ली पर क्यों ना कब्जा करें। और उसने अपने बेटे दिलावर खान लोधी और अपना एक बड़ा चचेरा भाई था बहलोल लोधी, जो डेथ कर गया था पहला लोधी सुल्तनत का, तो बहलोल लोधी के बेटे दोनों को कहा कि जाओ बाबर के पास कुछ मैसेज लेके, यानी आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, लूट मचाइए, हम कांस्टेंट रहेंगे या फिर साथ ही देंगे, नो डाउट, पर यू हैव टू गो बैक, फिर जाना होगा, ताकि दिल्ली जब कमजोर पड़ जाएगी तो ये दौलत खां कब्जा कर लेगा। इधर सुनने में आया कि जो चित्तौड़ का राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा था, वो भी एक हिंदू राज को फिर से स्थापित करने का स्वप्न लिए हुआ था, और इस तरह से उसने भी अपने मैसेंजर भेजा था, यू हैव टू कम, मेक अनरेस्ट सिचुएशन, आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू गो बैक विद इन 6 मंथ, 6 महीने में लौटना पड़ेगा। तो अब देखा जाए, इधर हम देखते हैं इब्राहिम का जो दामाद है, जो बंगाल, बिहार, पटना, मगध, यूपी, बिहार के क्षेत्र में है, एक शक्ति पुंज बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हम गद्दी पर बैठेंगे। तो 3 इसके दुश्मन थे एक तरह से। तो इब्राहिम कमजोर है अंदर से, तो ये देख करके बाबर को लगा कि जब यहाँ पे ये हालात हैं तो क्या हम मध्य एशिया जाएं, यहीं पर सत्ता काबिज कर देते हैं। तो इसका मन दृढ़ हो गया कि अब यही करेंगे। अब आइए, यहाँ तक बैकग्राउंड समझ गए, अब हम पानीपत का पहला युद्ध समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। फिर हम बाबर की हुकूमत से शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। पानीपत, वहां पे युद्ध लड़े जाने के कई कारण होते थे कि एक तरफ यमुना नदी थी तो एक तरफ का बाउंड्री खिंच गया, दुश्मन उधर नहीं भागेगा। दूसरी तरफ जो है, जिस तरह का एक खाली क्षेत्र था, तो लाखों सेना अगर जमा होती है तो रसद पानी के लिए पूरी व्यवस्था थी, रसद पानी के लिए। और वो एक ऐसा संकरा सिचुएशन बन जाता था कि उसके बाद ओपन डायरेक्शन हो जाता है भारत में दिल्ली की ओर आने के।
तो ऐसी परिस्थिति में वो ऐसा जगह था कि गेटवे वाला सिचुएशन था, और वो ऐसे रिचिंग पॉइंट पे था कि दिल्ली राजधानी भी सेफ है, लड़ाई भी लड़ी जा रही है, और जो बाहर के आक्रांता थे वो पानीपत में पहुंच के वो अपने पंजाब क्षेत्र से भी अटैच्ड हैं, और एंट्री भी नहीं मारे हैं, एंट्री भी मार लिए हैं। इस सिचुएशन में दोनों अपने सेफ साइड देखते थे, इसलिए पानीपत बड़ा महत्वपूर्ण रहता था। तो पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुगल गामा, याद रखिएगा, तुगल गामा युद्ध पद्धति को अपनाया। तुगल गामा वारफेयर सिस्टम। इस तरह के वॉर अक्सर तुर्की की सीमा पर इस्लामी सल्तनत में होता था। तो वैसी चीज को, बाबर भी तो टर्क था, तो इसी चीज को यह अपनाया। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा, पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध तकनीक अपनाया? Which one warfare applied by Zahruddin Babur in the first battle of Panipat? Your answer will be Tugal Gama warfare. Warfare. एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आइए। अगला होता है कि इस वॉरफेयर को जो यूज किया था, कितने उसके आर्मी थे? 12,000 फोर्स थी। 6,000 फोर्स को इसने पानीपत के शहरी क्षेत्रों में रिजर्व रखा था, और 6,000 को मोर्चे पर लड़ने के लिए उतारा था। 2 पॉइंट हो गए। आधी फौज से ही लड़ा और जीत गया। 2 पॉइंट। तीसरा, अब देखते हैं कि बाबर ने इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे दिया? बाबर गिवन टू क्रेडिट टू विन द वॉर टू होम? योर आंसर विल बी आर्चरिस्ट, तीरंदाजों। तीरंदाजों, तोप को नहीं, तीरंदाजों। 3 क्वेश्चंस इस युद्ध से क्लियर। चौथा, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, द फर्स्ट टाइम इवन इन नॉर्थ इंडिया, who introduced mass level cannon in the battlefield? भारतीय इतिहास में, भारत के मध्यकालीन इतिहास में, भारत के उत्तर भारत के इतिहास में पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर तोप का इस्तेमाल किसने किया? और बड़े पैमाने भी हट जाए तो कोई हट नहीं। भारत में पहली बार, उत्तर भारत में पहली बार, कभी भी कुछ भी तोप का पहला इस्तेमाल। आपका आंसर क्या होता है? 1526, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर। बिल्कुल सही है, नो डाउट। पर बेटा जब यूपीएससी वगैरह नेट पीजीटी देंगे हिस्ट्री से, तो सवाल यही रहेगा, पर वहां पर ऑप्शंस में एक नई कड़ी जुड़ जाएगी। एक तो ये रहेगा पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा ऑप्शन निखर के आएगा भेड़ा का या भीड़ा का किला पंजाब 1523। बिल्कुल इसी पे टिक लगेगा। 1523 भीड़ा का किला पंजाब, इसको उसने जीता, और वहां पहली बार तोप का इस्तेमाल। लेकिन बड़े पैमाने पर बोलेगा तो आप बोलेगा पानीपत, लेकिन पहला इस्तेमाल उत्तर भारत में दिया। वैसे हुमायूं शाह बहमनी राज में पहली बार तोप का इस्तेमाल हो चुका है, इससे पहले, बाबर से पहले। तो खेल है, बाकी सारे एग्जाम में यही है। पर एग्जाम अगर बदले, नेट, पीजीटी, टीजीटी, आईएएस, पीसीएस, तो स्थितियां बदलती है। अगर ऑप्शन में आ जाए भीड़ा का किला तो टिक लगा दीजिएगा, सोचिएगा। ठीक है, अब आइए आगे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब है बाबर का तोपची कौन था? ये सवाल आपसे पूछेगा कि बाबर का तोपची कौन था, तो क्या बताइएगा? रूमी खान। तो बाबर का तोपची कौन है? रूमी खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखिएगा। बाबर का तोपची रूमी खान, नो डाउट। अब आपसे पूछता है, बाबर के 2 महत्वपूर्ण तीरंदाज कौन थे? तीरंदाज तो बहुत थे, पर जो मास्टर था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, तो बाबर की सेना के 2 महत्वपूर्ण तीरंदाज आर्चर्स थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, तो ऐसे याद रखिए ना, मुस्तफ़ा, ठीक है, उस्ताद अली, ऐसे ही 2 को छांट दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये बाबर का इस युद्ध का संदर्भ। अब ध्यान दीजिए, तुगलगामा पद्धति हुआ, रूमी खान तोप खाना का प्रधान है, मुस्तफ़ा और जो आपका अली है, आई मीन की उस्ताद अली, तो वो हो गया एक क्वेश्चन। तीरंदाजों को क्रेडिट दिया, तोप का पहला इस्तेमाल किया, 12,000 में से 6,000 में लड़ा। नहीं, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं,
तो ये ध्यान रखिए। अब एक सवाल, पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 5 बार। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। तो बाबर ऑलरेडी हैज अटैक्ड ऑन इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर 5 times जस्ट बिफोर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन क्लियर? अब जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। अब हमारी बात किस पर होगी? बाबर के ऊपर नहीं, पूरे मुगल के ऊपर होगी। तो बाबर का एंट्री हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मालूम ही है बाकी सब कुछ। अब हम इन 17 बादशाहों को हम नाम के काउंट करवाएंगे। तो 17 बादशाहों के नाम हो चुके हैं या नहीं ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद 17 का मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार बताऊंगा बेटा। चलो ठीक है, हाँ हो चुका है, मेरे ख्याल से हो चुका है। तो अब 1 by 1 चलते हैं, ठीक है? 1 minute जस्ट। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, इन 17 मुगल बादशाहों के नाम ठीक है। तो जो पहला है सबको मालूम है, शॉर्ट में लिखते हैं, डिटेल उसके बाद होगा। बाबर। और बाबर का समय 1526 से 30। नंबर 2 पे हुमायूं। हुमायूं का समय 1530 से 40 और फिर 1555 से 56, 2 फेज आता है इसका। तीसरे नंबर पे है आपका अकबर, और अकबर का टाइमिंग आएगा 1556 से 1605, और ये क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट 50 years रूलिंग। चौथे नंबर पे आएगा बेटा
अब बेटा मैं इन 17 मुगल बादशाहों के नाम को लिख रहा हूं, किसका टाइमिंग कब है, ताकि आपका एक सीक्वेंस कंसर्न बन जाए और याद रखने में आसानी हो। तो अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर का समय 1605 से 1627। पांचवें नंबर पे शाहजहां 1627 से 1658। छठे नंबर पे औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट, और इसका समय दिखता है 1658 से 1658 से 1717। 49 ईयर्स रूलिंग है। ये बेटा आपका शो हुआ अर्ली। अब 7वें नंबर पे जो हो गया वो है आपका बहादुर शाह फर्स्ट, और इसमें आ जाएगा ये 1707 से 1712। 8वें नंबर पे आ गया जहांदार शाह, और इसकी टाइमिंग है 1712 से 1713। बहुत शॉर्ट पीरियड है, 10 महीने का था। 9th नंबर पे आपका आया फरूख सियर, जो 1713 से 1719 तक रहा। फिर 10वें नंबर पे आएगा आपका रफ़ी उदरजात, ठीक है। और रफ़ी उदरजात का संदर्भ जो आप देखिएगा सिर्फ 3 महीना 16 दिन और एक होगा 3 महीना 11 दिन। तो ये उसके ऊपर बात करते हैं, रफ़ी उदरजात और रफ़ी उद्दौला का, ठीक है। रफ़ी उदरजात ये है 1719, 3 months 16 days, ऐसे समझना है इसको, ठीक है। और एक और 11 नंबर पे रफ़ी उद्दौला, और ये 1719 ही है, और इसका समय हो जाएगा 3 month 11 days, 3 months 11 days। थोड़ा सा हम क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अब 12 नंबर पे बात करते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये इसके नाम से फेमस है। तो इसका टाइमिंग जो है ये मैं नीचे लिख देता हूँ। इसकी टाइमिंग में आता है 1719 से 1748। 13वें नंबर पे है अहमद शाह, जिसका टाइम 1748 से 1754, ठीक है।
फिर है 14वें नंबर पे आलमगीर सेकेंड और इसकी टाइमिंग आती है 1754 से 1759। फिर 15th नंबर पे है शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806 1806 तक। इस तरह से देखें आप तो ये लगभग 47 ईयर्स रूलिंग है इसकी। 16 नंबर पे आता है अकबर सेकेंड। इसकी रूलिंग पीरियड 1806 से 1837 और आखिरी में जो है लास्ट बहादुर शाह सेकेंड उर्फ जफर से पॉपुलर हुआ। इसकी टाइमिंग हम नीचे लिख रहे हैं 1837 से 1857। डेथ 1862 at रंगून बर्मा। बेटा ये 17 मुगल बादशाह है। मुगलों में मैंने पहले ही बताया है जो रूलर है वो बादशाह कहलाएगा। एक्चुअल वर्ड है बादशाह, जो बताया था हमने, घिस करके हो गया बादशाह। और मैंने सीक्वेंस वाइज ईयर वाइज लिख दिया है। यहां से भी सवाल आते हैं। सवाल देखिए, शुरुआत के 4 को टेबल मैच करने के लिए बोलेगा टेबल मैच करिए। लेटर मुगल के फर्स्ट 4 7 8 9 10 फर्स्ट 4 को भी बोलेगा टेबल मैच करिए। फिर आपसे ये भी अब तक पूछ चुका है कि लास्ट के 4 को टेबल मैच करिए। तो 4 शुरुआत के, फिर लेटर मुगल के 4 शुरुआत के और फिर 4 लास्ट के। तो 4 4 4 12 तो ऐसे ही हो गए। तो 5 और याद रखने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये तरीका है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल खूब आएंगे, लेकिन यही लिखा जा चुका है तो कुछ चीजों को हम हाईलाइट कर दें, इसी से गौर फरमाएंगे, ठीक है। कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। बाबर क्या हो गया फाउंडर में, हुमायूं सेकंड है। और अकबर को देखिए, हुमायूं का एक बड़ा ही डिस्टिंग्विश पॉइंट क्या है, अपने खोए हुए राज को फिर से प्राप्त कर लिया। बीच में 15 साल का गैप देखते हैं, 1540 से 55। ये शेरशाह सूरी के सूर एम्पायर का टाइम है। तो इसलिए अकबर जब आएगा तो रीएस्टैब्लिशमेंट करेगा। क्या करेगा? रीएस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, रीफाउंडेड बाय। तो बाबर क्या है बेटा? फाउंडर। अकबर को क्या कहेंगे? रीफाउंडर, पुनर्संस्थापक, खोए हुए राज को फिर से। हुमायूं मर गया था तो इसे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 आ गए। चूंकि इसके नाम में आलमगीर फर्स्ट लगा है, इसीलिए आप देखिएगा इधर आलमगीर सेकंड हो गया। ये अकबर है, इसको अकबर फर्स्ट भी कहेंगे, कोई हर्ज नहीं, नहीं भी कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अकबर है तो यहां पर अकबर सेकंड आ गया। इसे बहादुर शाह फर्स्ट कहा गया है, इसलिए ये आखिरी में बहादुर शाह सेकंड आ गया। अगर सेकंड नहीं लिखेगा अभी तो बहादुर शाह जफर लिखेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आइए, लॉन्गेस्ट रूलिंग किसका रहा, ये भी आपको देखना है। देखिए जरा, लॉन्गेस्ट कौन है? 50 इयर्स अकबर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन है? 49 इयर्स औरंगजेब है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। थर्ड लॉन्गेस्ट कौन है?
शाह आलम सेकेंड है। शाह आलम सेकेंड थर्ड लॉन्गेस्ट रूलर है मुगल का। अब गौर फरमाइए बेटा, सवाल बदल देते हैं, सवाल बदल क्या, लेटर मुगल में लॉन्गेस्ट रूलर कौन है, तो ये हो जाएगा ना, लेटर मुगल में लॉन्गेस्ट रूलर, तो ये हो जाएगा। यही फर्क है सवाल बदलने से। याद टॉप 3 भी हो गया। अब है स्मॉलेस्ट कौन है। अगर हम स्मॉलेस्ट की ओर जाएं तो सवाल स्मॉलेस्ट कौन सा, जरा देखिए 9 और 10, सॉरी 10 और 11 पर ध्यान दीजिए। 10 और 11 पे रफी उदर जात 3 months 16 days और रफी उद्दौला 3 months just 11 days। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 11, और 10 क्या हो गया सेकेंड स्मॉलेस्ट या शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड किसका था, रफी उद्दौला का। सेकेंड शॉर्टेस्ट पीरियड किसका था, तो रफी उदरजात का। चलिए अब आइए इन सब में देखिए, ये दोनों तो नाबालिग थे, ये दोनों नाबालिग ही थे, और अकबर भी एक तरह से नाबालिग है, 13.5 वर्ष का है तो नाबालिग ही काउंट होगा ना, पर ये दोनों तो बच्चे ही थे। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। देखिए जरा, एक क्वेश्चन आपका है यहां, औरंगजेब के पास देखिए, छठे पे देखिए औरंगजेब को, और देखिए इसका जो है कोरोनेशन के टाइम में हम क्या लिखे हैं, 1658-59 से लेकर 1760। तो 1658 से 59 क्या मतलब निकल के आता है, एकमात्र मुगल शासक जिसका 2 बार राज अभिषेक हुआ, 2 टाइम कोरोनेशन। एक तो आपने देखा किसका, औरंगजेब आलमगीर का, 58 में आगरा, 59 में दिल्ली, क्योंकि शाहजहां ने 2 राजधानी बसाई थी। तो ये चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जरा समझिए, बाबर का संदर्भ देखा आपने, बाबर के नाम में क्या आता है, जहरुद्दीन। हुमायूं के नाम में नासरुद्दीन, अकबर के नाम में जलालुद्दीन, जहांगीर के नाम में नूरुद्दीन, और शाहजहां के नाम में अब्दुल, ठीक है ना, साहिबे किरान, और औरंगजेब के नाम में भी आता है अब्दुल साहिबे किरान, ठीक है, गाजी, ये सब आते हैं। अब आइए, बहादुर शाह फर्स्ट को और भी नाम से जानते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट को क्या, शाह आलम फर्स्ट, अभी तो ये शाह आलम सेकंड है, तो इसलिए इसको शाह आलम भी कहता है फर्स्ट। तो शाह आलम फर्स्ट, साहब खबर, जहांदार शाह को घृणित कायर कहेंगे, फरुख शेर को जो है, जहांदार शाह को लंपट मुल्क कहेंगे, फरुख शेर को घृणित कायर कहेंगे, मोहम्मद शाह को हम रंगीला कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आलमगीर शाहजहां, अब देखिए यहाँ पे जो शाह आलम ये है सेकंड, इसको हम अली गौहर भी कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को हम एक और नाम देते हैं, क्या, रोशन अख्तर। ये जो बहादुर शाह है इसको साहब खबर कहते हैं, मुअज्जम भी कहते हैं। तो ये सब अलग अलग हैं जो अलग अलग में समझाएंगे, पर जनरलाइज हो गया आपका, और इसको फिनिशिंग पॉइंट में ले जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाऊंगा, 1 by 1 चलेंगे। मुगल एम्पायर, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बाबर के ऊपर, ठीक है। बाबर, तो हमारा फर्स्ट टाइटल है जहीरुद्दीन बाबर, 21 अप्रैल 1526 एडी से, मेरे ख्याल से 30 अप्रैल को डेथ कर गया था, 1530 एडी।
ठीक है, कैपिटल आगरा यमुना नदी के किनारे हुआ। कोर्ट लैंग्वेज यानी राजभाषा क्या थी ये पूछेगा, तो पर्शियन कहिए या फारसी भाषा, ठीक है, फारसी भाषा। अब सवाल है, आगरा से राजधानी फारसी भाषा है। अब देखते हैं इसका जो पर्सनल बातें आएंगी, पर्सनल तो पर्सनल में देखते हैं 4 सन्स, 4 बेटों का जिक्र है। हुमायूं, कामरान, हिंदाल एंड असगरी, 1 डॉटर। 1 डॉटर का नाम था गुलबदन बेगम। फारसी भाषाविद थे, ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ हर ब्रदर हुमायूं named हुमायूंनामा। बेटा यहां पर संतान के बारे में हमने बता दिया कि बाबर का जो संतान था, 2 बीवियों का जिक्र है, 2 बीवियों से 5 संतान का जिक्र है, और भी हो पता नहीं, 5 इतिहास में जिक्र है। उन 5 में 4 पुत्र 1 बेटी का है। वो जो 4 पुत्र है उसमें ये है, हुमायूं सबसे बड़ा है, सेकंड कामरान है, फिर हिंदाल है और फिर अशगरी है। ये 4 बेटे हैं। एक बेटी है इसका नाम गुलबदन बेगम है। ये फारसी भाषा की विद्वान है, स्कॉलर एट पर्शियन लैंग्वेज एंड शी इज ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ हर ब्रदर हुमायूं। इसने अपने भाई हुमायूं का जो बायोग्राफी यानी समझ सकते हैं आप आत्मकथा लिखी, जिसका नाम रखा हुमायूं नामा। ऑब्वियसली फारसी की विद्वान है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। अब हमने लिखा क्या, अपने भाई, बिल्कुल भाई तो चारों हैं, पर हुमायूं जो है, हुमायूं और गुलबदन बेगम एक ही माँ से है उत्पन्न, यानी एक ही माँ से 2 हैं, यानी जब एक ही पेट से, एक ही उदर से जितने बच्चे पैदा हो वो बच्चे आपस में क्या कहलाएंगे, सहोदर, भाई बहन, सहोदर, सह उदर, यानी कंबाइंड यूट्रस या कंबाइंड वॉर्म। तो यूट्रस नहीं बोलिए, वो मेडिकल भाषा की चीज है, वॉर्म, ठीक है, तो याद रखिएगा। सहोदर ये पूछता है, इसलिए मैं आपको बताया हूं सहोदर। तो ये बात तो हो गई। अब इससे बात को आगे बढ़ा, ये संदर्भ तो आपका क्लियर है। तो यहां तक समझ गए संतान के बारे में। संतान की बात छोड़ दीजिए, संतान पे आएगा कि बाबर के कितने पुत्र थे, 4। कितनी बेटी थी, 1। बेटी का नाम क्या था, गुलबदन। फारसी भाषा की वह विद्वान राजकुमारी कौन थी, आपको भी मालूम है, शहजादी यानी गुलबदन बेगम। who wrote हुमायूंनामा in which language, Persian language. she wrote, किसके लिए लिखी, अपने सहोदर भाई हुमायूं के लिए। बायोग्राफी नॉट ऑटो, हुमायूं खुद लिखता तो ऑटो होता।
चलिए, लेट रिस्पेक्ट, ये पर्सनल वाली बातें, एक हिस्सा खत्म। अब आइए दूसरे हिस्से पर। बता दो ना बेटा। प्रश्नल पे एक और क्वेश्चंस। बाबर ब्राउट जलेबी एंड याद रखिएगा, बाबर जो है जलेबी मिठाई और गुलाब का फूल ईरान से लेकर आया। बेटा उस टाइम में ईरान को क्या कहते हैं? पर्सिया कहते हैं। पर्सिया का मतलब ईरान। और ये हॉट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और हर जगह के लिए, कि गुलाब का फूल और जलेबी मिठाई भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन लेकर आया, कहां से लेकर आया? बाबर लाया, ईरान से लाया। तो जलेबी मुगलों की मिठाई है, और गुलाब का फूल बल्गारिया, बल्गारिया एक देश है यूरोप में, वहीं का वो हैबिटेट है गुलाब का फूल जो यहाँ आया। तो ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो ईरान पर्शिया की बात। अब दूसरा इसका क्या है, तो याद रखिएगा। बाबर जो है उसको डायरी लिखने की बाबर जो है उसको डायरी लिखने की आदत थी। हर दिन जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटता, उसे वो डायरी में नोट करता। यही डायरी उसकी यह आत्मकथा कहलाई। तो इट इज कंसिडर्ड द ऑटोबायोग्राफी। तो उसे डायरी लिखने की आदत थी, और जो भी डायरी है वो पब्लिश होकर आत्मकथा बन गई। तो याद रखने की चीज है क्या? बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, और आत्मकथा मतलब खुद लिखा है, उसका नाम क्या था? तजूक ए बाबरी। उसकी लैंग्वेज क्या थी? टर्किश, तुर्की भाषा में लिखी गई। किस वर्स, किस शैली में लिखी गई? तो हम बोलेंगे चगताई शैली में लिखी गई। तो याद रखना है, चगताई शैली में, तुर्की भाषा में तजूक ए बाबरी लिखी गई। ये बाबर की आत्मकथा है जिसे वह स्वयं लिखा है। तो इतने पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, तजूक ए बाबरी में बहुत कुछ लिखा है, वो जाने की बात है, उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं बाबरवानी। बेटा बाबरवानी क्या है, ध्यान देंगे। बाबरवानी एक चैप्टर है गुरु ग्रंथ साहिब का, जिसमें टेट ए टेट विद गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव के साथ बातचीत है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे टेट ए टेट कहते हैं, आपस की बातचीत, टेट ए टेट।
तो बाबर किसके समकालीन है या बाबर के समकालीन कौन कौन है? ध्यान दें, बाबर जिस समय शासन कर रहा है उसी समय शासन कर रहा है साउथ इंडिया में विजयनगर का राजा, राजा कृष्णदेव राय। एक क्वेश्चन क्लियर बताया था। चित्तौड़गढ़ का राजा राणा सांगा। दो क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर। तीसरा, तो ऐसे ही एक राजा है आपका जो आप जानते, राजा कहते हैं, वो संत है जिसका नाम क्या है? गुरु नानक देव। 1469 में पैदा हुए, 1539 में डेथ करेंगे, और ये बाबर के साथ। और याद रहे, बाबर और गुरु नानक देव की बातचीत होती थी, ऐसा प्रसंग है। तो जो आपस की बातचीत है, उसी बातचीत को जो है बाद में चल करके गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। तो इसको कहते हैं बाबर वाणी, यानी गुरु नानक की बाबर के साथ जो बातचीत है, बाबर वाणी के नाम से। कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, और भी लोग हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। तो बाबर वाणी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां तक समझ आ गई। अब अगली कड़ी में आइए। ठीक है, अगली कड़ी। अब प्रश्नल में फिर देखते हैं बाबर का हिसाब किताब। तो प्रश्नल में बाबर का हिसाब क्या है उसको देखिए जरा। इसका संदर्भ एक आएगा किताब के ऊपर, दूसरा संदर्भ आया इस पे, तीसरा इसका संदर्भ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है? तो कंस्ट्रक्शन वर्क में देखते हैं, ठीक है, अदीना मस्जिद एट पानीपत। पानीपत में क्या लगाया? ठीक है, अदीना मस्जिद स्थापित किया, पहला। दूसरा काम क्या किया? तो काबुली बाग, या उसी को कहते हैं एक और कलानौर बाग। ऑल्सो एट पानीपत। तीसरा काम, संभलपुरी मस्जिद। यूपी में संभलपुर है ना बेटा। चौथा, 1528, बाबरी मस्जिद एट फैजाबाद। जो आज रामलला है, रामलला। ठीक है, तो ये तभी तो कहते हैं ना, 492 वर्ष के बाद, 492 वर्ष के बाद ये रामलला को पुनर्स्थापित किया गया है। यही कहा 492, इसमें गलती मत करिएगा, करंट अफेयर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर इनका अगला जो है फिफ्थ, आरामबाग एट आगरा। आगरा में आराम बाग लगवाया, ये भी इसका है। तो ये सब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर देखा जाए। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क आपका क्लियर हो गया। अब हम देखें इसका निक नेम। तो बाबर का जो नेम है उसको देखते हैं। एक तो नाम है इसका टाइटल गाजी खान, दूसरा कलंदर, तीसरा उपाधि है टाइटल,
बादशाह। याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि ये खानवा के युद्ध के समय, सॉरी, कलंदर की उपाधि ये पहले ही रखता है। खानवा के युद्ध के समय जो है गाजी खां की उपाधि लेता है, और टाइटल इसने जो बहुत पहले बादशाह रख लिया, बादशाह वही घिस के बादशाह हो गया। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, और फाउंडर तो है ही मुगल का। अब हम इसके युद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, युद्ध के बारे में बात करेंगे, जरा गौर से सुनिए। बाबर जब यहां आकर के एस्टैब्लिश्ड हो गया और वापस नहीं गया, यहीं पे राजकाज शुरू कर दिया, तब हम देखते हैं बाबर के संदर्भ में, बाबर का संदर्भ ये बताता है कि बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी एक सिपाही के तौर पर काम करने लगा। शेरशाह सूरी का बेटा भी था कुतुब खां, वो भी कुछ दिन काम किया, ये देखा जाता है। अब हम देखते हैं बाबर का जो बहनोई था मिर्जा खां, उसने भी साचा कि हम सुल्तान बन जाएं, और उसने विद्रोह भी किया जिसे शांत कर दिया गया। अपने बहनोई के विद्रोह को शांत किया बाबर ने। ये सब कहानी है, ठीक है, बिल्कुल सही, नो डाउट। अब जरा गौर फरमाएंगे, अब बात यहां तक आई। अब देखते हैं बाबर जब गद्दी पर आया तो भारत के संदर्भ में उसको 3 युद्ध लड़ते हुए हम देखें। पानीपत तो लड़ लिया, उससे पहले 5 युद्ध कर लिया सीमाओं पर, तो 6 तो ऐसे ही हो गया। अब जरा 7वां या ऐसे देखिए, 1527 बैटल ऑफ खानवा, संग्राम सिंह किंग ऑफ चित्तौर नोन एज राणा सांगा एंड बाबर। पिलियाखार नदी है, उसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंततः देखते हैं कि बाबर की हार की स्थिति आने लगी। तो बाबर ने अब कहा कि ये तो हार जाएंगे तो उचित नहीं है। तो क्या होता है कि बाबर जो है युद्ध के उपरांत तो नहीं, मतलब युद्ध के दरमियान एक मीटिंग करता है, और मीटिंग के तहत उसे यह समझाता है कि देखो, अगर हार गए तो कोई आदमी जिंदा वापस नहीं लौटेगा मधेशिया, और अगर जीत गए तो ये इस्लाम की जीत है। अतः ये युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है, जिहाद है, और मैं जिहाद का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। होशो हवास के साथ, पूरे जोश के साथ आपको लड़ना होगा। इस ख्याल से उसने खुद खानवा के युद्ध को एक नाम दिया जिहाद, धर्म युद्ध। दूसरा उसने क्या कहा, यह धर्म युद्ध और मैं जिहादी, यानी मैं हूं गाजी खान। इसने अपनी उपाधि गाजी खान की रखी। तो जिहाद किसको कहा, खानवा के युद्ध को। किस युद्ध के दौरान इसने गाजी खान की उपाधि रखी, तो इसी युद्ध के प्रारंभ में उसने क्या किया, एक कर होता था जो मुसलमानों पर लगते थे, जिसको तमगा तमगा कहते, तमगा टैक्स। तो तमगा टैक्स को माफ कर दिया। क्या कि जो स्थानीय मुसलमान थे, जो दिल्ली सल्तनत वाले, वो भी हमें दुश्मन न समझ के इस्लाम एक हो जाए, तो तमगा नाम के टैक्स को माफ कर दिया था। और इसी युद्ध के दौरान, इसी भाषण के तहत जब जिहाद का, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि आज से पक्के मुसलमान की तरह जीऊंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और शराब की सुराही को तोड़ दिया। तो शराब की सुराही तोड़ा, तमगा नाम का टैक्स पहले ही हटा दिया, युद्ध को जिहाद कहा, खुद को गाजी खां की उपाधि दी, और फिर लड़ा, जोश बढ़ा, जीत हासिल किया। राणा सांगा मारे गए, और बाबर ने इस तरह से खानवा के युद्ध को जीत लिया। अब इस खानवा के युद्ध में एक और राणा सांगा का सामंत फ्यूडल था, जो मालवा का था, नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय निकल पड़ा था, निकल लिया था। तो अब अगला युद्ध होगा, जिसको कहते हैं हम लोग मालवा का युद्ध, या इसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध, द बैटल ऑफ चंदेरी। द बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध देखते हैं कब होता है, 1528। कहां, मालवा के पास। किसके बीच, बाबर वर्सेस यू नो दैट मेदिनी राय। और इसमें मेदिनी राय मारा जाता है, और मालवा तक कब्जा। तो बाबर का कब्जा मध्य भारत में, मालवा। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट बनता है तीसरा, बैटल ऑफ घाघरा 1529। 1529 में बिहार में घाघरा नदी के किनारे घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा नदी सारण छपरा के पास है, ठीक है, और घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन, तो बचे खुचे जो अफगान पावर्स थे, जो इकट्ठा हो गए थे, वो यानी बिहार यूपी के बचे हुए शक्तिशाली गुट जो इस्लाम के थे, और बाबर के बीच हुआ।
बाबर इस युद्ध को फिर जीत लिया और इस तरह से बाबर का अब साम्राज्य बंगाल तक कायम हो गया। यूपी बिहार बंगाल तक कायम, क्योंकि उस टाइम में जिस युद्ध को आप जीतते हैं और जिसे आप पराजित करते हैं और उसका राज जहां तक है, ऑटोमेटिकली वो राज आपका हो गया। तो ये चीज है। तो इस तरह से घाघरा का युद्ध, तो 3 युद्ध ये हुआ। 5 पहले लड़ा, एक पानीपत, 6 3 9 युद्ध हो गया अगर देखा जाए तो। पर चलिए ऐसे याद रखिए। अब आइए 1500 देश में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाय द वे, हुमायूं बहुत बीमार पड़ता है, मरने की नौबत में है। तो हुमायूं जो है बीमार पड़ा और उसका बड़ा प्यारा बेटा था, एक युद्ध हुआ था उसमें इसने इसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं से ज़्यादा एक तरह से सॉफ्टनेस भी था। तो दरवेश वगैरह साधु सन्यासियों से पूछा, तो किसी ने कहा कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ है वो अल्लाह को कुर्बान करिए, क्योंकि कुर्बानी का जिक्र तो हमारे कुरान शरीफ में भी है। अब्राहम, मूसा, ईसा, ये सब मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ख्याल से हुआ। तो क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरी खुद की जान है, मैं इसे कुर्बान करता हूँ अपने बेटे के लिए। उसने अल्लाह से दुआ फरमाई और कहते हैं कि दुआ कबूल हो गई। बाबर जैसे जैसे बीमार पड़ने लगा, उसी रेशियो में हुमायूं चंगा ठीक होने लगा और इस तरह से बाबर चल बसा। ये कहानी है। तो ये कहानी है। ये कहानी कहाँ है तो याद रखिएगा, हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने इस कहानी को रखी है। तो एक पॉइंट क्लियर, कहाँ कहानी है ये भी क्लियर। और ऐसा है वैसे। अब आइए, हुमायूं सबसे चहेता बेटा है, ठीक है। अब हुमायूं के लिए और, सॉरी, बाबर के लिए और क्या बात। बाबर कहते हैं कि मरते हुए यह कह गया कि चारों भाई मिल बांटकर शासन करना, जो मुगलों की एक प्रथा थी। मुगलों की एक प्रथा थी कि जितने भाई हैं शासन को, क्षेत्र को आपस में बांट के शासन करते। तो इसको निभाया। और हुमायूं ने मरने के बाद क्या किया, तो शासन 23 जुलाई 1530 को शासन बांटा। अप्रैल में फादर मरे थे, मतलब बाबर, तो बांटा। बांटने के दरमियान जो अपने से ठीक छोटा भाई था कामरान, कामरान को काबुल और कंधार वाला एरिया दे दिया, यानी वेस्टर्न पार्ट दे दिया। फिर हिंदाल को जो है वो आपका संभल वगैरह दे दिया और अशगरी को भी जो है मुल्तान वगैरह का एरिया दे दिया, गुजरात मुल्तान। इस तरह से वो तीनों भाई को दे दिया और बाकी दिल्ली से लेकर, पंजाब दिल्ली से लेकर बंगाल तक का ये सब क्षेत्र उसने अपने पास रखा। पूरा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र अपने पास रखा। तो इस तरह से बांटा। और याद रखिएगा, जब शेरशाह सूरी से इसकी लड़ाई होगी और भाइयों से मदद मांगेगा तो कोई भाई साथ नहीं देगा, बोलेगा कि तुम्हारे क्षेत्र पे हमला हुआ है, साथ नहीं देगा। जिसका नतीजा क्या होगा, पतन, हुमायूं का गद्दी से जाना। और सवाल बनेगा ये कि हुमायूं के पतन का क्या कारण हुआ, अपना राज्य भाइयों के बीच में बांटकर शासन करना। इसके प्रति देखें तो किसकी आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का, जो उसके लिए पतन का कारण भी बन गया, पर अपने पिता का वचन निभाया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हुमायूं को जो कोहिनूर हीरा है वह बाबर ने दिया। तो बाबर ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया और कहा कि ग्वालियर के राजा के यहाँ रखा हुआ है, ले लेना है। तो वहां से वो उठा लिया, मतलब ले लिया। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी से ले चुका था कौन, कोहिनूर, जो राज्य का हिस्सा था, तो कोहिनूर तो लेगा। अब बाबर, बाबर से हुमायूं के पास गया। तो कुल मिलाकर के जरा पिक्चराइजेशन देखिए, बाबर अपने आप में 25-30 क्वेश्चन का मालिक है। बाबर का जन्म से लेकर के काबुल आना, पानीपत के पहले 5 युद्ध करना, पानीपत का युद्ध में कितने सारे सवाल हैं। फिर उसके बाद बाबर के अगले 3 युद्ध जो मैंने कहा अभी अभी, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, वो सवाल है। मरने से रिलेटेड बात सवाल है। बाबर जो जलेबी और गुलाब का फूल लेकर आया, सवाल है। बाबर की आत्मकथा सवाल है। बाबर का संतान सवाल बन गया है। बाबर के कंस्ट्रक्शन वर्क सवाल बनता है। बाबर के टाइटल्स कलंदर, गाजी खां, सवाल बनता है। किस युद्ध को जिहाद कहा, ये भी सवाल है। तो कहने का मतलब बाबर पे बहुत सारे सवाल हैं, नो डाउट। बाबर ने क्या कहा हुमायूं को, बाबर ने सबसे प्रिय बेटे हुमायूं को कोहिनूर दिया, ये भी सवाल है। और अब आइए, बाबर का जब देहांत हो गया तो बाबर को दफनाया गया, मिट्टी में दफन करना, दफनाया गया कलान और, सॉरी, दफनाया गया आराम बाग आगरा में, आराम बाग आगरा में। फिर समय के साथ उसकी डायरी पढ़ी गई तो डायरी में था कि मेरा सबसे पसंदीदा जगह काबुल है, मुझे जब मैं मरूं तो काबुल में दफना देना। अब क्या करें,
तो हुमायूं ने अपने पिता की लाश को वहां से फिर खोद कर फिर तौर तरीके से काबुल में, काबुल नदी के किनारे, आज के अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल नदी के किनारे काबुल में दफनाया, जहां आज भी उसका मकबरा है। और कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स में सुनते हैं, इंदिरा गांधी वहां गई थी उसके मकबरे पर, ये चीज़ है। तो ये ध्यान में रखना है। तो काबुल पॉइंट क्लियर हुआ, तो ध्यान से जरा समझिए। तो वह कौन एकमात्र मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया? वो बाबर है। पहला आरामबाग आगरा, फिर उखाड़ करके काबुल। ठीक है ना? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये ध्यान में रखना। और बाबरी मस्जिद वाला जो है मसला, ध्यान दें, बाबर का एक सिपह सलार गवर्नर था जो फैजाबाद के एरिया को देखता था। नाम था मीर बांकी। तो मीर बांकी ने अपने बाबर के सम्मान में जो अयोध्या का राम मंदिर था उसे तोड़ करके उसी मलबों से उसने मस्जिद का रूप दे करके बाबरी मस्जिद नाम दे। तो ये है जो आपको ही मालूम है, 6 दिसंबर 1992 को इसे तोड़ दिया गया और उसके बाद कंट्रोवर्सीज चलता रहा एंड फाइनली जो है 5 अगस्त 2020 को वहाँ रामलला के भव्य मंदिर को ध्यान में रखते हुए शिलान्यास कर दिया गया है। शिलान्यास तो हालांकि हो चुका था, अब भूमि पूजन करके फिर से पुनर्निर्माण का। शिलान्यास तो बहुत पहले हुआ था, मानना पड़ेगा आपको। खैर चलिए, जो भी है, तो ये समझ गए बाबर का ये सारा इंपॉर्टेंस। बाबर का समकालीन कौन था, काउंटर पार्ट कौन था? तो विजयनगर का राजा था राजा कृष्णदेव राय। चित्तौड़ का राजा राणा सांगा था। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से पूरा बाबर का जो 25-30 अच्छे सवाल हैं सब आ गए। तो बाबर को फ्री कर दीजिए। बाबर के बाद हुमायूं पढ़ने की चीज़ है, पर उससे पहले 3-4 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ठीक है? तो बाबर के बाद हुमायूं, ब्रेक लीजिए।
वेलकम बेटा, वापस आ जाइए। अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2 पे है नासिरुद्दीन हुमायूं, जो 1530 से 40 एंड लेटर ऑन 1555 से 56, ये 10 वर्ष और ये लगभग 1 वर्ष का शासन किया। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, ये ध्यान में रखना है। हुमायूं कवि है, ज्योतिष विद्या में विश्वास है इसका, ज्योतिष विद्या में विश्वास है। काला, पीला, सफेद वस्त्र क्रमशः सैटरडे, संडे, मंडे को पहनता था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए, तो इससे पता चल गया कि ज्योतिष विद्या में है। ठीक है, पहनता। चित्रकार, चित्रकला ईरान में सीखा व वहीं से चित्रकारों को भारत लाया यानी मुगल चित्रकला का आरंभ बाबर से नहीं, हुमायूं के समय से होता है। द बिगिनिंग ऑफ मुगल आर्ट पेंटिंग्स, इट वॉज द टाइम ऑफ हुमायूं, नॉट बाबर। ये शख्स पुस्तक प्रेमी भी था, कहने का मतलब है बुक लवर था, और इसके पास अपनी लाइब्रेरी भी थी। ये मतलब निकला कि लाइब्रेरी भी था इसका अपना, पुस्तक प्रेमी था। ठीक है, तो आप देखिए, कवि है, चित्रकार है, और ज्योतिष विद्या में पुस्तक प्रेमी और ज्योतिष विद्या में ध्यान भी रखता है, उसके हिसाब से कपड़े भी पहनता है। तो ये चीज़ें हैं इसका। और हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली है, और जैसे कि खोया हुआ राज 15 वर्ष बाद फिर प्राप्त किया, लंबा नहीं चल पाया वो अलग बात है। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब आइए, इसकी जो लाइब्रेरी थी, उसकी लाइब्रेरी का क्या नाम था, ये सवाल बना देगा। उसकी लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। एट दिल्ली।
तो लाइब्रेरी का नाम शेर मंडल लाइब्रेरी था दिल्ली में। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आए हुमायूं की वाइफ की बात करें बेटा, ये तो कॉमन है, हुमायूं की वाइफ की बात। वाइफ पहली है हामिदा बानो बेगम, मदर ऑफ अकबर। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसी को एक टाइटल मिलेगा मरियम मकानी। टाइटल्ड बाय सन अकबर। अकबर ने अपनी मां को मरियम मकानी का टाइटल दिया। शी टीम्ड अकबर on 15th October 1542 AD at King's Palace, Amarkot, capital of Sindh. King was वीर शाल। वीर शाल तो बार बार पूछता है अकबर का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ, तो याद रखिएगा वीर राजा वीर शाल, सिंध का राजा वीर शाल के दरबार में हुआ, जहां पर वो ठहरे हुए थे। हुमायूं को संरक्षण प्रदान किया था, शेल्टर दिया था। वहीं पर हामिदा बानो के गर्भ से वीर शाल के राज दरबार में अमरकोट राजधानी में अकबर की पैदाइश हुई 15 अक्टूबर 1542 को। तो ये क्वेश्चंस बनता है। तो हामिदा बानो से ये है। सेकेंड वाइफ का जिक्र करें बेटा। हाजी बेगम थी उर्फ बाड़ा बेगम। सिया थी, सिया मुस्लिम फ्रॉम ईरान who built tomb of Humayun at Nizamuddin, Delhi in Iranian स्टाइल। अब दो बीवियों का जिक्र है। तो पहली बीवी हामिदा बानो बेगम, जिससे उसने जो है शादी की, पीर अली नाम के एक सूफी संत थे, उस सूफी संत की पुत्री थी हामिदा बानो बेगम से शादी हुई थी 1541 में। और 42 में जो है अकबर पैदा हुआ, और वो कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद वो ईरान की ओर जा रहा था, तो रास्ते में ये हिंदाल के जो गुरु थे पीर अली, उन्हीं के बेटी से शादी हुई। एंड एक तरह से अफेयर ही था, पर वो कोई इशू नहीं है, हज़ारों अफेयर लाखों होते रहते हैं। तो शादी हो गई, फिर अकबर का जन्म हुआ। और फिर जब ईरान पहुंचा तो वहाँ पर जो है एक हाजी साहब की पुत्री से, दो पुत्री थी, तो एक से शादी हुई इसकी, जो हाजी बेगम कहलाई, बेड़ा बेगम, जो हुमायूं को मकबरा भी बनवाई। और दूसरी जो बेटी थी हाजी की,
उसकी शादी हुई बैरम खान से। तो बैरम खान और हुमायूं रिश्ते में यहाँ पर लग जाता है साढ़ू। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है आपका, समझ में आई गई बात। तो बीवियों की बात हो गई। पुत्र की बात, अकबर एक जीवित पुत्र था, पुत्र और भी थे शहरयार वगैरह, पर जीवित पुत्र अकबर एक बचा। तो ये हो गया पर्सनल लाइफ में वो क्या है वो भी समझ में आ गई बात। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का समय नहीं है, लेकिन कल जो है धारा प्रवाह चलेगा। और कल ये मान के चलिए कि कल हम हुमायूं पढ़ लेंगे पूरा, अकबर पूरा हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, और अगले में जो है शाहजहां, औरंगजेब और आगे होगा। ये मान के चलिए कल परसों ये दोनों दिन मुगल लगेगा। मुगल थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन क्या होगा, हम मॉडर्न में प्रवेश भी कर जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं है। तो जैसे ही मुगल समाप्त होगा, बैक होकर के सूफी एंड भक्ति मूवमेंट करेंगे, और उसके साथ मिडावल इंडिया को फिनिश करेंगे, और मॉडर्न में फिर एंट्री ले चुके होंगे मुगल, लेटर मुगल से। तो फिर मुगलों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखिए इसको, ठीक है। थैंक यू।